Welcome to Dronacharya IAS YouTube channel. This is our daily newspaper video. So आज है 28 नवंबर और हम आज के द हिंदू न्यूज़पेपर के मस्ट रीड न्यूज़ आर्टिकल्स को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले इस वीडियो में बात करेंगे उत्तरकाशी टनल कोलैप्स से जुड़े हुए रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में। नाउ एज वी ऑल नो कि उत्तरकाशी के अंदर जो सिलकियारा बारकोड टनल अंडर कंस्ट्रक्शन थी वो कोलैप्स हो जाती है, जिसकी वजह से सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ वर्कर्स टनल के अंदर ही फंस जाते हैं। और जिस दिन से इंसिडेंट हुआ है रेस्क्यू ऑपरेशंस शुरू हो चुके थे। पहले वर्टिकल ड्रिलिंग की कोशिश हो रही थी और कल से हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग यूजिंग रैट होल माइनिंग टेक्निक को एम्प्लॉय किया गया है ताकि ये रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट हो सके। तो हम इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशंस की और डिटेल इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देन वी विल टॉक अबाउट द इशू ऑफ मराठा रिजर्वेशन, द मराठा कोटा, क्योंकि आज पेपर में आर्टिकल्स आए हैं इस इशू से रिलेटेड। तो देखेंगे कि क्या बैकग्राउंड रहा है मराठा रिजर्वेशन और मराठा कोटा इशू का। एंड देन गुजरात में लाइटनिंग स्ट्राइक करने की वजह से काफ़ी लोगों की डेथ हुई है। सो वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द सिनेरियो ऑफ लाइटनिंग इन इंडिया। क्या क्या फैक्टर्स हैं कि हम देख रहे हैं कि आजकल लाइटनिंग की जो स्ट्राइक्स हैं वो लगातार इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। और फिर एक और इशू है कि क्या लाइटनिंग को नेचुरल डिज़ास्टर का टैग देना चाहिए या नहीं, इसके ऊपर भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। एंड देन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक न्यू रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट की क्या फाइंडिंग्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। एंड देन इजराइल और हमास का जो ट्रूस 4 डेज सीज फायर जो हुआ था उसे 2 डेज़ के लिए फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया है। तो इसकी डिटेल्स भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद इट। उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में यमुनोत्री नेशनल हाईवे के अलोंग सिलकियारा बारकोड टनल की कंस्ट्रक्शन चल रही थी और ये कंस्ट्रक्शन कोलैप्स हो गई, जिसकी वजह से यहाँ पे 41 वर्कर्स इस टनल में ट्रैप हो चुके हैं। और इन ट्रैप्ड वर्कर्स को रेस्क्यू करने के लिए लगातार जो ऑपरेशंस हैं, जो कोशिशें हैं वो चल रही हैं और कल से मैनुअली हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग यहाँ पे शुरू कर दी गई है। एंड कल से यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग के लिए रैट माइनिंग टेक्निक को यूज़ किया जा रहा है ताकि जो भी डेब्रीज हैं उनको रिमूव किया जा सके। इससे पहले वर्टिकल ड्रिलिंग भी चली रही थी एंड वो भी साथ ही में कैरी आउट की जा रही है। वर्टिकल ड्रिलिंग कल 36 मीटर्स तक पहुंच गई थी और अगर वर्टिकल ड्रिलिंग के थ्रू हमें रेस्क्यू करना है तो कम से कम 86 मीटर्स हमें वर्टिकली ड्रिल करना होगा। तो 36 मीटर्स जो हैं वो ऑलरेडी ड्रिल हो चुके हैं। वेराज अगर हम हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग की बात करें, मैनुअल हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग, तो रेस्क्यू करने के लिए हमें 10 to 12 मीटर्स तक की ड्रिलिंग करनी होगी एंड ऑलरेडी 0.9 मीटर्स की जो लेंथ है वो कवर हो चुकी है। ना यहाँ पे अब मैनुअल ड्रिलिंग इसलिए यूज़ की जा रही है क्योंकि इससे पहले जब मशीन ड्रिलिंग यहाँ पे की जा रही थी तो मशीन का जो ऑगर जॉइंट होता है वो यहाँ पे ब्रेक डाउन हो गया एंड जिसकी वजह से वो जो लार्ज मेटल पीसेस थे वो मशीन ड्रिलिंग होने नहीं दे रहे थे, दे वर कॉजिंग हिंड्रेंस। एंड जिसकी वजह से अब जो कुछ मीटर्स का जो एरिया रह गया है उसे मैनुअली रैट होल माइनिंग को यूज़ करके पूरा किया जाएगा। बेसिकली रैट होल माइनिंग जहाँ पे नैरो और हॉरिजॉन्टल सीम्स होती हैं वहाँ पे कोल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। रैट होल माइनिंग टेक्निक बहुत कॉमनली मेघालय के अंदर कोल एक्सट्रैक्शन के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे जो टर्म है रैट होल, ये बेसिकली नैरो पिट्स के लिए यूज़ किया जाता है कि जब ग्राउंड के अंदर जैसे चूहे अपना होल बनाते हैं, अपना घर बनाते हैं, सिमिलरली ग्राउंड में जब नैरो पिट्स डग की जाती हैं तो इसे रैट होल यूज़ किया जाता है। तो इसकी जो आप कह लीजिए विड्थ बस इतनी होती है कि एक पर्सन उस होल से अंदर जा सके और जाकर जो कोल है उसे एक्सट्रैक्ट करके वापस आ सके। तो जब ये पिट्स को डिग किया जाता है तो जो माइनर्स हैं वो रस्सियों को यूज़ करते हैं, बैम्बू लैडर को यूज़ करके कोल सीम्स तक पहुंचते हैं। फिर मैनुअली जो प्रिमिटिव टूल्स हैं, कोई शावल, कोई बास्केट्स, उससे कोल को एक्सट्रैक्ट करके वापस ऊपर आते हैं। इसे कहा जाता है रैट होल माइनिंग टेक्निक और इसे अब यूज़ किया जा रहा है डेब्रीज को रिमूव करके हॉरिजॉन्टली ड्रिल करके हमारे वर्कर्स को रेस्क्यू करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला न्यूज़ आर्टिकल मराठा रिजर्वेशन या फिर मराठा कोटा से रिलेटेड है। जब हम मराठास की बात करते हैं तो मराठास में बहुत सारी कास्ट आ जाती हैं इंक्लूडिंग पीजेंट्स एंड लैंड ओनर्स एंड महाराष्ट्र में 33% के करीब मराठास प्रेजेंट हैं।
हिस्टोरिकली मराठास को वॉरियर्स आइडेंटिफाई किया जाता था बिकॉज ऑफ देयर सब्सटेंशियल लैंड होल्डिंग्स, लेकिन रिसेंट टाइम्स में मराठा रिजर्वेशन इशू जो है वो काफ़ी लाइमलाइट में आया। स्पेशली 2017 में एक कमीशन बनाया गया विच वॉज हेडेड बाय जस्टिस MG गायकवाड, एंड इस कमीशन ने ये रिकमेंडेशंस दी कि मराठास को रिजर्वेशन दी जानी चाहिए अंडर दी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस कैटेगरी। तो जब हम सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास कैटेगरी टर्म यूज़ करते हैं तो यहाँ से हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2018 ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इस अमेंडमेंट से आर्टिकल 338B इंसर्ट किया जाता है विच डील्स विद द स्ट्रक्चर एंड ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, और साथ ही में आर्टिकल 342A भी यहाँ पे इंसर्ट किया जाता है जो कि प्रेसिडेंट को पावर देता है टू नोटिफाई अ पर्टिकुलर कास्ट एज सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास एंड द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू चेंज द लिस्ट। तो यहाँ पे आर्टिकल 342A जो है वो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास कैटेगरी को एस्टैब्लिश करता है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 102 के साथ एस्टैब्लिश होता है। और वैसे भी जब आप अपनी पॉलिटी की क्लासेस में इंदिरा सॉने जजमेंट के बारे में पढ़ते हैं 1992, तो वहाँ पे आपको दो बड़े प्रेसिडेंट्स दिखते हैं। वन इज़ द क्राइटेरिया फॉर रिजर्वेशन जिसके अंदर सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस को क्राइटेरिया दिया गया फॉर रिजर्वेशन, एंड साथ ही में 50% लिमिट लगाई गई थी ऑन वर्टिकल कोटाज विद एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। अब यहाँ पे आप देखें जो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी है उसे मेंटेन करने के लिए 50% का कैप लगाया गया, लेकिन एक्सेप्शंस भी दी गई इस लिमिट के अंदर इन द एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। ठीक है, तो 2017 के अंदर MG गायकवाड जो कमीशन था उसने ये रेकमेंड किया कि मराठास को रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। बेसिस पे नवंबर 2018 में महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी मराठास की रिजर्वेशन को अप्रूवल दे देता है अंडर द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास एक्ट। लेकिन 2021 में सुप्रीम कोर्ट जो ये महाराष्ट्र का जो लॉ था जिसके थ्रू मराठा कम्युनिटी को रिजर्वेशन प्रोवाइड की गई, इसे सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक डाउन कर देता है, और ये डिसीजन इन ग्राउंड्स पे लिया जाता है कि वो जो इंदिरा सोनी जजमेंट के अंदर 50% कोटा लिमिट रखी गई है ये उसे एक्सीड करता है। फिर उसके बाद 2022 में सुप्रीम कोर्ट इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए 10% का जो कोटा है रिजर्वेशन है उसे अपहोल्ड कर देती है, एंड देयरफॉर महाराष्ट्र गवर्नमेंट इकोनॉमिकली वीकर मेंबर्स ऑफ मराठा कम्युनिटी को ये बेनिफिट देते हैं कि वो EWS कोटा के थ्रू रिजर्वेशन ले सकते हैं अनटिल जब तक कि मराठा रिजर्वेशन का जो इशू है वो सॉल्व नहीं होता। ये इस पूरे इशू का बैकग्राउंड था, और आज इस आर्टिकल के अंदर कुनबी सर्टिफिकेट की बात हो रही है। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए समझना कि कुनबीज कौन है। देखिए, कुनबीज बेसिकली ऐसी कम्युनिटी हैं जो कि एग्रीकल्चर के साथ रिलेटेड हैं, एसोसिएटेड हैं, एंड दे आर ग्रुप्ड अंडर OBC कैटेगरी अदर बैकवर्ड क्लासेस इन महाराष्ट्र। तो जब मराठवाड़ा हैदराबाद प्रोविंस का पार्ट था तो ये जो कम्युनिटी थी इसे कुनबीज के तौर पे रिकॉग्नाइज किया जाता था, जिसका मतलब है कि ये फार्मर कम्युनिटी थी। तो उसके बाद मराठवाड़ा जो रीजन है ये महाराष्ट्र का पार्ट बनता है, एंड देन द कुनबीज वर काउंटेड एज मराठास, एंड महाराष्ट्र गवर्नमेंट कुनबी कास्ट सर्टिफिकेट इशू करती है टू दोज मराठास हु आर कमिंग फ्रॉम मराठवाड़ा एंड दोज हु हैव द निज़ाम एराज डॉक्यूमेंट जो कि उनको कुनबीज के तौर पे रिकॉग्नाइज करते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला न्यूज़ आर्टिकल लाइटनिंग से रिलेटेड है। इंडिया के लिए लाइटनिंग एक बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न बनता जा रहा है, स्पेशली बिकॉज हर साल लाइटनिंग की वजह से काफ़ी ज़्यादा डेथ्स हो रही हैं, एंड इवन हमारे पास बहुत सी ऐसी स्टेट्स भी हैं लाइक बिहार एंड वेस्ट बंगाल जो कि ये डिमांड कर रही हैं कि लाइटनिंग को नेचुरल डिज़ास्टर डिक्लेयर करना चाहिए। हालांकि इस डिमांड को लेकर यूनियन गवर्नमेंट ने कॉशियस स्टैंड बना के रखा हुआ है। यूनियन गवर्नमेंट हैज़ अपोज्ड इट, रीज़न बीइंग कि अगर लाइटनिंग को नेचुरल डिज़ास्टर बना दिया जाता है, डिक्लेयर कर दिया जाता है, तो जो विक्टिम्स हैं उनको स्टेट डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फंड जो SDRF है उसके थ्रू कंपनसेशन मिलेगी, और इस फंड में 75% कॉन्ट्रीब्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है।
आप लाइटनिंग फिनोमिना को अपनी ज्योग्राफी की क्लासेस में बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। हम सब ये जानते हैं कि ये एक बहुत ही पावरफुल और विजिबल इलेक्ट्रिकल फिनोमिना है। तो बेसिकली क्लाउड्स के अंदर और बिटवीन क्लाउड एंड ग्राउंड एक इलेक्ट्रिकल चार्जेस जो है वो बिल्डअप हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये फिनोमिना हमें देखने के लिए मिलता है। तो इलेक्ट्रिकल चार्ज, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, उसका डिस्चार्ज होता है, जिसकी वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में जो एयर है उसमें हमें बहुत ही ब्राइट फ्लैश ऑफ लाइट नज़र आती है, और रैपिडली जो एयर है वो एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करती है, एंड देयरफॉर लाइटनिंग की वजह से हम थंडर भी सुनते हैं। आप बहुत डिटेल में इसके बारे में पढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो डेथ्स होती हैं लाइटनिंग की वजह से, वो क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग की वजह से होता है, बिकॉज दैट इज़ डेंजरस। ये जब ये लाइटनिंग किसी पे स्ट्राइक करती है तो हाई इलेक्ट्रिक वोल्टेज की वजह से और करंट की वजह से जो डेथ्स हैं वो लाइटनिंग कॉज करता है। और आजकल हम देख रहे हैं कि लाइटनिंग स्ट्राइक्स के जो इंसिडेंसेस हैं, जो ट्रेंड है, वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो जब हम इसके फैक्टर्स देखते हैं तो एक बड़ा फैक्टर यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज है, क्योंकि ये हमारी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। टेम्परेचर इंक्रीज़ होने की वजह से हम देख रहे हैं कि थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग की जो एक्टिविटी है वो भी इंक्रीज़ हो रही है। इसके अलावा एक और पॉसिबल रीज़न अर्बनाइजेशन हो सकता है। आप पढ़ते हैं ज्योग्राफी के बारे में अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट, राइट, कि जब अर्बन एरियाज एक्सपैंड होते हैं तो एक तरह का अर्बन हीट आइलैंड बना लेते हैं, बिकॉज सिटीज़ आर टेंड टू बी वार्मर देन द सराउंडिंग रूरल एरियाज़, क्योंकि वहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी ज़्यादा है, एनर्जी कंजम्पशन ज़्यादा है। अब इसकी वजह से क्या होता है कि लोकलाइज्ड हीट आइलैंड्स बन जाते हैं, एंड देयरफॉर जिसकी वजह से थंडरस्टॉर्म्स का जो इंसिडेंस है, जो फॉर्मेशन है, वो बढ़ जाता है और लाइटनिंग स्ट्राइक्स भी बढ़ जाती हैं। फिर हम लैंड यूज चेंजेस भी कर रहे हैं, हम डिफॉरेस्ट्रेशन कर रहे हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में चेंजेस आ रहे हैं, जो नेचुरल लैंडस्केप है हम उसको डिसरप्ट कर रहे हैं, उसको ऑल्टर कर रहे हैं। सो देयरफॉर इससे जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं वो भी चेंज होती हैं, और इन चेंजेस की वजह से अगैन थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग के जो इंसिडेंसेस हैं वो भी बढ़ते हैं। प्लस एयर पोल्यूशन। अब देखें, एयर पोल्यूशन जब हो रहा है तो इसमें एरोसोल्स हैं, पार्टिकुलेट मैटर है, ये क्लाउड फॉर्मेशन को अफेक्ट करता है, और उसके अलावा स्टॉर्म के अंदर जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है ये उसको भी इन्फ्लुएंस करता है। प्लस हम देख रहे हैं कि जो एंथ्रोपोजेनिक एमिशंस हैं, ग्रीन हाउस गैसेज जो हम रिलीज़ कर रहे हैं, इनकी वजह से भी थंडरस्टॉर्म्स की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी बढ़ रही है, एंड दे आर लीडिंग टूवर्ड्स मोर लाइटनिंग स्ट्राइक्स। तो अब इसके लिए किया क्या जाना चाहिए, वे फॉरवर्ड क्या है? देखिए, जिस तरह लाइटनिंग इंसिडेंट्स बढ़ रहे हैं, हमें लाइटनिंग सेफ्टी को लेकर जो अवेयरनेस है वो रेज करनी होगी, एंड इसके लिए एजुकेशनल कैंपेन्स हमें लॉन्च करने होंगे टू एजुकेट पीपल कि लाइटनिंग सेफ्टी मेजर्स क्या होते हैं, स्पेशली इन दी रूरल एरियाज, ताकि जब इस तरह का थंडरस्टॉर्म कंडीशंस आए वो उन सेफ्टी मेजर्स को अपना पाएँ। एंड देन ऑफ कोर्स वी नीड टू डेवलप कि हम लाइटनिंग की प्रोटेक्शन कर सकें, वार्निंग सिस्टम्स जो हैं वो इंस्टॉल कर सकें, ताकि लाइटनिंग स्टॉर्म से जुड़ी हम एडवांस नोटिस लोगों को दे सकें, ताकि वो अपने प्रिकॉशंस ले सकें, और अब दे कैन सीक शेल्टर ड्यूरिंग दैट टाइम। और साथ ही में जो हाई रिस्क एरियाज़ हैं वहाँ पे हमें लाइटनिंग रेजिस्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा, ताकि वो पर्टिकुलर जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं वो लाइटनिंग प्रूफ रह सके। आगे बढ़ते हैं। सो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक न्यू रिपोर्ट आई है। द टाइटल ऑफ द रिपोर्ट इज़ अ कॉल फॉर सेफर एंड हेल्दियर वर्किंग एनवायरनमेंट। इस रिपोर्ट में ये रिवील किया गया है कि हर साल वर्क रिलेटेड एक्सीडेंट्स और डिजीज़ की वजह से नियरली 30 लाख वर्कर्स की डेथ होती है, और इन सब केसेस में से 63% केसेस सिर्फ एशिया पैसिफिक रीजन से रिपोर्ट होते हैं। और जब वर्क रिलेटेड डेथ की डिटेल्स देखी जाती हैं तो इसमें से सबसे बड़ा फैक्टर है द एक्सपोजर टू लॉन्ग वर्किंग आवर्स, मतलब पर वीक 55 आवर्स से ज़्यादा वर्किंग आवर्स जिनके हैं, दैट इज़ द बिगेस्ट किलर ऑफ ऑल द केसेस। इसके बाद सेकंड जो बड़ा फैक्टर है दैट इज एक्सपोजर टू द ऑक्यूपेशनल पार्टिकुलेट मैटर गैसेज एंड फ्यूम, दैट इज द सेकंड लार्जेस्ट फैक्टर। तो लार्जेस्ट लॉन्ग वर्किंग आवर है, सेकंड लार्जेस्ट पार्टिकुलेट मैटर गैसेज और फ्यूम्स का एक्सपोजर है, एंड लास्टली इज द ऑक्यूपेशनल इंजरीज। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ नोट करेंगे हम कि जब हम बात करते हैं वर्क रिलेटेड डेथ्स की, इस इशू की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास वर्ल्ड कांग्रेस ऑन सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क,
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज दिस इज़ द लार्जेस्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से डील करती है। और कल से मंडे से इसकी शुरुआत हो चुकी है इस कॉन्फ्रेंस की इन सिडनी। तो ये उम्मीद है कि ये जो ILO की रिपोर्ट आई है, अ कॉल फॉर सेफर एंड हेल्दियर वर्किंग एनवायरनमेंट, इसे काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किया जाएगा इन द वर्ल्ड कांग्रेस ऑन सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क। इस रिपोर्ट में ऐसे सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया गया है विच आर द मोस्ट हजार्डस सेक्टर्स, जिसमें सबसे ज़्यादा वर्क रिलेटेड डेथ्स होती हैं। सो देर आर 3 सेक्टर्स, माइनिंग एंड क्वेरिंग, कंस्ट्रक्शन एंड यूटिलिटी सेक्टर। इन तीनों सेक्टर्स को मोस्ट हजार्डस सेक्टर ग्लोबली रिकॉग्नाइज किया गया है। ना जब हम वर्क सेफ्टी की बात करते हैं तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे कुछ कन्वेंशंस दी हैं। देयर इज़ वन कन्वेंशन नंबर 155 विच इज़ अबाउट ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कन्वेंशन। अब इस कन्वेंशन को 187 कंट्रीज़ में से सिर्फ 79 कंट्रीज़ ने रेटिफाई किया है। इसके अलावा देयर इज़ नंबर 187 विच इज़ द प्रमोशनल फ्रेमवर्क फॉर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कन्वेंशन। इसे भी सिर्फ और सिर्फ 62 कंट्रीज़ ने रेटिफाई किया है। अब यहाँ पे इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया ने ना तो 155 और ना ही 187 इन दोनों कन्वेंशंस को रेटिफाई नहीं किया है। ये चीज़ आप यहाँ पे याद रखेंगे। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू कैन नॉट फॉरगेट। स्पेशली देखें, स्पेशली जो हमारा उत्तरकाशी टनल कोलैप्स हुआ है जहाँ पे 41 वर्कर्स अभी भी ट्रैप्ड हैं, तो लगातार जो सेंट्रल ट्रेड यूनियंस हैं वो यूनियन गवर्नमेंट को ये बार बार रिक्वेस्ट कर रही हैं कि आप इन दोनों कन्वेंशंस को रेटिफाई कीजिए, क्योंकि इन दोनों ही कन्वेंशन का फंडामेंटल प्रिंसिपल ये है कि एक ऑक्यूपेशनल सेफ्टी को लेते हुए एक साउंड और एक रिजिलियंट जो फ्रेमवर्क है उसे बनाया जाए। इसे लेकर सोशल डायलॉग हो, पार्टिसिपेशन हो, ताकि राइट टू सेफ एंड हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट जो है इसे हम रियलाइज़ कर सकें। इसी के साथ साथ इस रिपोर्ट के अंदर फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड राइट एट वर्क के लिए 5 कैटेगरीज बनाई गई हैं ताकि वर्किंग एरियाज में सेफ्टी और हेल्थ कंडीशंस जो है वो इंश्योर्ड रहें। यहाँ पे पहली कैटेगरी है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड इफेक्टिव रिकॉग्निशन ऑफ द राइट टू कलेक्टिव बार्गेनिंग। द सेकेंड वन इज एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ फोर्स एंड कंपल्सरी लेबर, abolition of child labor, elimination of discrimination in respect of employment, and last one is the safe and healthy working environment। तो ये कुछ 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स इस रिपोर्ट के अंदर हाईलाइट किए गए हैं। फिर जब हम वर्क रिलेटेड डेथ्स भी देखते हैं तो इसमें से भी सर्कुलेटरी डिजीजेज, मेलिग्नेंट न्यूप्लाज्म एंड रेस्पिरेटरी डिजीजेज, दीज आर द मोस्ट कॉमन वर्क रिलेटेड डेथ्स। आगे बढ़ते हैं। सो इज़राइल हमास कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड एक बड़ा अगेन अपडेट आया है हमारे पास। हमने लेटली देखा था कि इज़राइल और हमास के बीच में 4 डे का जो सीज़ फायर है, जो ट्रूस है, वो अनाउंस हुआ था। एंड नाउ द अपडेट इज़ कि ये जो सीज़ फायर है इसे 2 डेज़ के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया है। सो इन दोनों दिनों के दौरान भी वो जो हॉस्टेज डील थी वो मेंटेन रहेगी। इस हॉस्टेज डील के अंदर जो पैलेस्टीनियंस इज़राइल ने इम्प्रिजन किए हुए हैं उनको रिलीज़ किया जाएगा और गाज़ा के अंदर जो इज़राइलीज़ को हॉस्टेज बनाया गया है उन्हें भी रिलीज़ किया जाएगा। सो 4 डे ट्रूस का आज फाइनल डे था जब ये अनाउंसमेंट आई है कि इसे फर्दर 2 डेज़ के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया है। ये जो हम देख रहे हैं जो इज़राइल और हमास कॉन्फ्लिक्ट के अंदर की मीडिएटर के तौर पे कतर, US और इजिप्ट जो हैं वो सामने आए हैं, जिनके एफर्ट से ये सीज़ फायर और ये ट्रूस भी हमें देखने के लिए मिला है। हालांकि इज़राइल ने ये क्लियर किया है कि उन्होंने ये सीज़ फायर को 1 दिन के लिए और एक्सटेंड किया है फॉर एवरी 10 एडिशनल हॉस्टेजेस। तो 10 एडिशनल हॉस्टेजेस अगर आएंगे तो 1-1 दिन के लिए और जो सीज़ फायर है वो एक्सटेंड होगा। हमास ने भी इस 2 डे एक्सटेंशन को कंफर्म किया है अंडर द सेम टर्म्स कि अगर इज़राइल हमारे पैलेस्टीनियंस को छोड़ेगा तो ये जो ट्रूस है, ये जो सीज़ फायर है, ये 1-1 दिन करके एक्सटेंड होगा। इज़राइल ने ये भी क्लियर किया है कि इज़राइल का अभी भी यही एम है कि हमास की जितनी भी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ उन्होंने डेवलप की हैं गाज़ा के अंदर, उन्हें पूरी तरीके से क्रश किया जा सके। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वन। थैंक यू।